वेलकम टू सौरवेद ऑफिशियल स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज की नई क्लास में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को लेकर, जो आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है और पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और अपना स्कोर कि आपने अंत में कितने 30 में से कितने अंक प्राप्त किए या कितने क्वेश्चन सही किए, उनको आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम आज की शानदार क्लास को शुरू करते हैं। और हमारी आज शानदार क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है, अनुक्रम है। अब इसमें जितनी भी, जैसे ये मैं ऑप्शन नंबर डी ले लेता हूँ, हाँ, तो हर एक आंसर में, हर एक ऑप्शन में क्या दिख रहा है, यही चार रचनाएं दी जा रही हैं जिनका प्रकाशन दिया गया है। अब मतलब प्रकाशन तो नहीं दिया गया है, जिनके बारे में पूछा गया है कि इनको आपको अरेंज करना है प्रकाशन के हिसाब से कि कौन सी रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं मधुशाला की बात करता हूँ, तो जो मधुशाला है ये 1935 में प्रकाशित हुई। ठीक है, कब प्रकाशित हुई? 1935 में। और मधुबाला 1936 में प्रकाशित हुई। और जब बात करें निशानी मंत्रक की, तो ये आपकी प्रकाशित होती है 1938 में। कब प्रकाशित होती है? 1938 में। लास्ट बचती है हमारी मधुकलश, जो कि 1937 में। तो अब एक एक करके क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ, तो 1935, मतलब मधुशाला का हुआ। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? मधुशाला ही आएगी। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन है मधुशाला का, जो कि बी है। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 और निशानी मंत्रक क्या हो जाएगा, 1938 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। ये तीन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका मिलान करना है और इनके स्थापना वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है, तो किसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसमें कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में हुई थी। और काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में हुई थी। मगर ये जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, इसकी स्थापना 1918 में ना होकर 1936 में हुई थी। इसमें ऑप्शन गलत पूछा गया है। ठीक है, दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में है, इस समिति की जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। किसकी प्रेरणा से हुई थी? महात्मा गांधी की प्रेरणा से हुई थी। किसकी प्रेरणा से? महात्मा गांधी की प्रेरणा से हुई थी। किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो क्या महादेवी वर्मा है, क्या केशवदास हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं? तो जो तुलसीदास के रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है? तुलसीदास के जो रचयिता होंगे वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो तुलसीदास है, यह जो निराला जी हैं, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनकी रचनाओं में सर्वाधिक कठिन मानी जाती है जो निराला है। अब निराला द्वारा रचित अन्य रचनाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी हो जाएंगी। तो इनकी एक अनामिका हो जाती है। क्या हो जाती है? अनामिका। कौन सी? अनामिका हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी गीतिका हो जाएगी। ठीक है, तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी बेला हो जाएगी। ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है जिसे बोलते हैं कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता, ये ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। सांध्य काकली या गीत गुंज, आराधना, अर्चना, नए पत्ते, ये सभी किसकी हो जाती हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? क्या मन्नू भंडारी की है, प्रभा खेतान की है, सुषमा द्विवेदी की है, उषा प्रियवंदा की है?
बताएंगे। तो जो अनन्या से अनन्य है ये आत्मकथा प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान की। किसकी हो जाएगी? ये प्रभा खेतान की है। किसकी? प्रभा खेतान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? क्या कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, या दादू कहते हैं, या नानक कहते हैं, या रैदास कहते हैं? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति जो है ये संत जो काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं रैदास द्वारा रचित है। किसकी? रैदास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? रैदास द्वारा रचित है। जैसे रैदास द्वारा रचित 40 पद, क्या 40 पद जैसे आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, रैदास आकाश धर्मा गुरु रामानंद के क्या थे? शिष्य थे। ये प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवयित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। कौन? ये जो प्रसिद्ध जो कृष्ण भक्ति की कवयित्री थी मीराबाई, उनके गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या त्रिकुटी तद्भव है, या खेत तद्भव है, या प्रभु तद्भव है, या फिर नाथ तद्भव है? बताएंगे। तो जिसमें खेत है, खेत क्या हो जाता है? तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम रूप होता है, जो खेत है इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र होता है। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, जैसे और बचा कौन सा? प्रभु बच गया, नाथ बच गया, एवं त्रिकुटी तत्सम, ये सभी क्या हो जाते हैं? तत्सम शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज देसी भाषा का है, देशज है। तो बताएंगे। क्या धड़ाम, लाश, औरत, पतलून? तो जो धड़ाम शब्द है ये देशज है। धड़ाम कौन सा शब्द है? जो ये धड़ाम शब्द है ये हमारा देशज शब्द हो जाता है। जैसे लाश की बात करें तो ये लाश कौन सा शब्द हो जाएगा? ये हमारा तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है, औरत की बात करें तो ये हमारा अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रखेंगे। पतलून कौन सी भाषा का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। कौन सी भाषा का हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। कह रहा है कि छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ हो सकता है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना, चीज़ देना, या मिथ्या आडंबर, या अधिक पाने की लालच करना, या योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना? तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जैसे छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी चीज़ मिल जाना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना, तो छछूंदर के मुंह पर चमेली का तेल, तो जिस तरीके से वो ऑड लग रहा है, तो अगर जो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाए, कि मतलब जो इंसान उस चीज़ के लायक है ही नहीं, उसको वो चीज़ मिल जाए, तो वहाँ पर तो ऑड लगेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल जैसा ही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हाँ, बताएंगे। तो ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा ऋक धन वेद। क्या हो जाएगा? ऋक धन वेद। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे व्यंजन संधि के और कौन से उदाहरण हो जाएंगे? जैसे सदवाणी हो जाएगा। तो सदवाणी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? मैं यहाँ पर एक ऐड कर लेता हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया सदवाणी, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सत धन वाणी। ठीक है, एक और जैसे दिया जाए षड्यंत्र, बहुत बार पूछा गया है षड्यंत्र, तो इसका क्या हो जाएगा? सट धन यंत्र। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये हमारे व्यंजन संधि के ही एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में समास है। क्या कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है? बताएंगे कौन सा समास है? तो जो आप बीती शब्द है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्या है? अधिकरण। तत्पुरुष समास तो है मगर कौन सा? अधिकरण। आप बीती, क्योंकि आप पर बीती। आप बीती का मीनिंग क्या होता है? आप बीती का मीनिंग होता है आप पर बीती।
तो में यहाँ पर किस में आता है? अधिकरण में आता है। किस में आता है? अधिकरण। कारक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो अधिकरण का कारक हो जाएगा। तो अधिकरण का कारक है, तो यहाँ पर आप बीती मतलब आप पर बीती, तो ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? कर्म तत्पुरुष होता है, करल तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है। कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? क्या अपादान कारक हो जाएगा, या संबंध कारक हो जाएगा, या संप्रदान कारक होगा, या अधिकरण होगा? बताएंगे। कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है। अच्छा ये बताओ, अपादान कारक कब होता है? अपादान कारक तो तभी होता है ना जब वहाँ पर क्या होती है? अलगाव की स्थिति होती है। ये क्या दिखाता है? अलगाव को दिखाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। संबंध काकी के, तो क्या संबंध यहाँ पर दिखा रहा है? नहीं हो सकता। संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान का भी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर अगर जो लिखा है, क्वेश्चन लिखा है घोंसले में चिड़िया है, तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है, क्योंकि घोंसले में अधिकरण में या पर क्या होता है? में या पर होता है। तो हमको बीच में क्या दिख गया? हमको दिख गया में, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहाँ पर गद्यांश आ गया। गद्यांश को पढ़ेंगे। कह रहा है कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। कौन से वाद की? गांधीवाद की। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। कह रहा है कि मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के, कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा और इस गद्यांश को पढ़ा, तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। कहाँ तक सीमित हैं? राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि गद्यांश के आधार पर संसार के सारे वाद राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हैं। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आप ध्यान से देखें और इसी तरीके से क्वेश्चनों के आने की संभावना है। ठीक है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। मैंने इतने सारे सेट में मैंने यही देखा है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये प्रीवियस ईयर में है तो इसको नहीं किया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, रिपीट भी हो सकता है। इस आधार पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अभी क्या करवाया? मैंने यहाँ पर करवाया अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक बताया कि नहीं बताया? और यहाँ पर आप बीती, आप पर बीती, तो यहाँ पर भी अधिकरण, तो अधिकरण कारक से 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में, ये इसी का क्वेश्चन है, लिखा है ना ऊपर 42 से 43। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? हाँ, तो इधर पढ़ेंगे, बताएंगे गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए स्थान नहीं है। तो ये हो गया राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों में। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को क्या बताया गया है? यहाँ पर गांधीवाद का आधार बताया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, शिवसुंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो इसका करेक्ट आंसर तो हमने कर ही चुके हम लोग कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लुत स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर कौन सा है, बताएंगे प्लुत स्वर कौन सा है, औम है, ओम है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ओम हो जाएगा। ठीक है, प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो जो नियोजन शब्द है यहाँ पर, कौन सा, जो नियोजन शब्द है ये प्रयोजन का समानार्थी नहीं है, क्योंकि नियोजन का अर्थ क्या होता है, नियोजन का अर्थ होता है नियुक्त करना, क्या होता है, नियुक्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर नियोजन क्या हो जाएगा, इसका समानार्थी नहीं हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हेतु हो गया, उद्देश्य हो गया, ये सभी, और लक्ष्य, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रयोजन के समानार्थी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋजु का विलोम शब्द है, तो ऋजु का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऋजु का मतलब क्या होता है, ऋजु का मतलब होता है सीधा, ऋजु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीधा। ठीक है, सरल, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा वक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, विशेषण का निषेध, मतलब हाँ, विशेषण का जो निर्देश है वो अशुद्ध है, मतलब वो वहाँ पर जो बताया गया है कि ये, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ढाई, तो ये अपूर्णांक बोधक है, दूसरा क्रमवाचक है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, या 26 पूर्णांक बोधक है। बताएंगे कि इनके आगे जो विशेषण के नाम दिए गए हैं क्या ये सही है, तो इसमें जैसे वह नौकर है, तो वह नौकर कोई नहीं है, इसमें कोई विशेषण नहीं है, तो विशेषण का अशुद्ध निर्देश है, क्योंकि यह कौन सा है, वह, इसमें जो वह है ये क्या है, यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। और विशेषण जो होते हैं मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, गुणवाचक, और कौन सा होता है, सार्वनामिक, और कौन सा होता है, संख्यावाचक, और कौन सा होता है, परिमाणवाचक। ठीक है, ये कितने होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। आप भला तो जग भला, क्या निजवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है। बताएंगे कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर। हाँ, तो आप भला तो जग भला जो वाक्य है इसमें निजवाचक सर्वनाम है। क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निजवाचक जो सर्वनाम है वो कर्ता का बोधक है। ठीक है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है, वो स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताएंगे कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चील क्या पुल्लिंग है, कढ़ी क्या पुल्लिंग है, या सरसों पुल्लिंग है, या संतान पुल्लिंग है। बताएंगे कौन सा पुल्लिंग है, बताएंगे। जैसे चील दिया गया है, कढ़ी दिया गया है, और सरसों दिया गया है, और संतान, तो ये कौन से लग रहे हैं, मतलब ये कौन से शब्द लग रहे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द लग रहे हैं, है ना। जैसे चील हो गया, कढ़ी हो गया, सरसों हो गया, संतान स्त्रीलिंग शब्द है। मगर आयोग ने इसका आंसर कौन सा सही माना है, तो इसका आयोग ने आंसर इसका सही माना है ऑप्शन डी, कि ये यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे, क्योंकि हम आयोग के आगे तो नहीं जा सकते। ठीक, तो ये आयोग ने इसका करेक्ट आंसर क्या माना है, ऑप्शन नंबर डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसमें 51 और 52, मतलब ये एक पद्यांश है जिसको पढ़कर आपको क्वेश्चन नंबर 51 और 52 का सही विकल्प देना है। वरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि, मोतिन माल अमोलन की।
घुंघरारी लटय लकटय मुख ऊपर कुंडल ताल कपोलन की निबछावर पाण करें तुलसी बल जाऊं ललाइन बोलन की। ठीक है, तो इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो यहां पर कौन सा रस है? तो यहां पर कह रहा है ना, कह रहा है कि वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमकय घन बीच जगह छवि मोती नमाल अमोलन की घुंघरारी लटय लटकय मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की निबछावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं ललाइन बोलन की। तो क्या इसमें करुण रस हो जाएगा, या वात्सल्य हो जाएगा, या श्रृंगार रस हो जाएगा, या शांत रस हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा वात्सल्य रस, क्योंकि वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो वत्सलता होता है, या फिर कह सकते हैं कि संतान विषयक रति होती है, क्योंकि यहां पर संतान के बारे में की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ये पंक्तियां हैं, इसमें क्या किया गया? राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। किसके? भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, बचपन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा। कह रहा है कि उपरोक्त पद किस कवि का है? उपरोक्त पद किस कवि का है? तो यह है तुलसीदास का। ठीक है, गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित जो कवितावली जो है उसके बालकांड से ली गई है। ठीक है, ये जो कविता है और ये जो पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कौन सा विकल्प शुद्ध है? शा मूर्धन्य है, सा दंत है, चा कंठ है, या जो शा है, सा से षटको, ये तालव्य है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? हाँ बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शा। ये दंत है। क्या है? शा, दंत है। सा से सपेरा, दंत। तो इसमें मुंह खोल के बोलो, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसमें दांतों का उपयोग होगा, वहाँ पर दांतों का यूज होगा, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कंठ वर्ग से क्या क्या बोला जाता है? तो कंठ से हमारा आ, कै वर्ग का ख ग घ अंगा ये बोला जाता है, और हा को क्या बोला जाता है? काकल्य बोला जाता है। और विसर्ग जितने होते हैं वो बोले जाते हैं कंठ से। मगर यहाँ कंठ से तो बोल रहा है कौन? कह रहा है कि चा बोला जाता है। कह रहा है कि चा को कहाँ से प्रोनाउंसिएट किया जाता है? बोला जाता है तो कंठ से। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि कंठ से क्या क्या बोला जाता है? कंठ से ए, आ, कै वर्ग समझ रहे हो? का ख ग घ अंगा, और हा, और कौन आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गया? गलत हो गया। मूर्धन्य से कौन कौन बोला जाता है? तो मूर्धन्य से कौन बोला जाता है बताएंगे? तो याद रखेंगे, इच्चयस, मतलब छोटी बड़ी चा वर्ग पूरा, और या और शा। कौन? या और शा से सलजम वाला। ठीक है, इच्चयस ये कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, और शा, ये जो सा से कौन है? सा से षटको है, तो ये कहाँ से बोला जाता है? ये हमारा बोला जाता है मूर्धन्य से। कहाँ से? मूर्धन्य से। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया इस वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, या हिंदी में ज्ञा जो ज्ञ है उसका उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, या जो क्ष है ये संयुक्त व्यंजन है, या विसर्ग कंठ वर्ग है? बताएंगे। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो जो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण होता है एक साथ हो सकता है। ठीक है, क्या किया जाए? मतलब ये जो दो महाप्राण व्यंजनों का जो उच्चारण है एक साथ हो सकता है। जैसे अन्य कथन है। कौन से कथन है? जैसे ज्ञ का उच्चारण परंपरा के भिन्न हो गया है। ठीक है, परंपरा के भिन्न हो गया है। ठीक है, तो परंतु इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? दोनों भिन्न है। जैसे ज्ञ है, ज्ञ कैसे बनता है? किन दो वर्गों के मेल से बनता है? तो ज प्लस इया से मिलकर बनता है, जा प्लस इया से मिलकर बनता है ये। ठीक है, इससे मिलकर बनता है ज्या। ठीक है, तब इसको हम ज्ञा बोलते हैं। तो ये परंपरा से क्या हो गया है? अलग हो गया। तो बिल्कुल सही बात है ये। छ संयुक्त वर्ग, तो कौन से संयुक्त वर्ग होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन हो छ,
तरंग ज्ञ, ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। विसर्ग कंठ है, हाँ बिल्कुल कंठ है, अभी मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो कौन सा गलत है, तो दो महाप्राण वाला ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, बताएंगे। क्या पुल्लिंग अशुद्ध है, कर्ता, बहुवचन, एकवचन, बताएंगे। जो लड़के हैं, लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो जैसे मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इस वाक्य में लड़के का जो शब्द है कर्ता, पुल्लिंग, एकवचन में प्रयुक्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि बहुवचन इस संबंध में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुवचन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। क्या वो पुल्लिंग है, बिल्कुल पुल्लिंग है भाई साहब, लड़का पुल्लिंग है। कर्ता है, हाँ। फिर क्या कह रहा है, एक वचन है, एक वचन के लिए आया है ना, वो बोल रहा है कि मेरे लड़के ने, मतलब पिताजी बोल रहे हैं कि ये मेरे लड़का, एक ही लड़का है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो बहुवचन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे हम अपने से बड़ों को बोलने के लिए क्या बोलते हैं, मतलब उनको सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पापा ऑफिस गए हैं, कभी बोलते हो पापा ऑफिस गया है, नहीं बोलते हो ना, तो हम सम्मान देने के लिए भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सम्मान वाली बात नहीं है, मगर यहाँ पर बात बोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। राम खाता है, क्या कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या उभयवाच्य है, या कृतवाच्य है। राम खाता है, इसमें कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है, इसमें कृतवाच्य है। कौन सा, कृतवाच्य है। ठीक है, कौन सा, कृतवाच्य है, कृतवाच्य। क्योंकि वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो, खा कौन रहा है, राम, मतलब क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो उसे क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। राम खाता है, राम आम खाता है, तो वो कृतवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में अलंकार है, श्लेष अलंकार है। क्यों श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान, और चूने के लिए जल। तो श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अंगना, चांद, आँख, अंक, बताएंगे कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर अंगना शुद्ध है। कौन सा, अंगना शुद्ध है ना, यहाँ पर अंगना क्या हो जाएगा, शुद्ध। क्योंकि यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। आँख कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखते हैं आँख, चांद वाली बूंदी लगाते हैं, चंद्र बूंदी लगाते हैं। चांद कैसे लिखते हैं, एक मिनट, चांद ऐसे लिखा जाता है। अंक, अंक वो डिजिट, और अंक मतलब गोद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, बताएंगे किस शब्द की वर्तनी सही है। तो ये सन्निध, ये क्या हो जाएगा, वर्तनी इसकी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। किस पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। ठीक है, समस्याओं की पहचान को निदान भी कहते हैं। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण में जो कारणों की पहचान करके उनके समाधान द्वारा शिक्षण किया जाता है। क्योंकि जो उपचारात्मक होती है उसमें उपचार हम कब करेंगे, डॉक्टर हमारा इलाज कब करेगा, उपचार कब करेगा, जब वो समस्या को समझेगा तभी तो इलाज करेगा। तो हम एक बच्चे का शिक्षण कार्य करवाने से पहले उसकी समस्याओं को समझेंगे, उसको कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, किस तरीके से वो सीखना चाहता है, किस तरीके से सीखता है, उसकी रुचि किस में है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको शिक्षण देना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा, और आपका जितना भी स्कोर है
घबराइए नहीं कि आपका स्कोर कम है, कम तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जो कम है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम कोई हुआ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, पास भी करेंगे, बिल्कुल बिना हेजिटेशन के जाना है। ठीक है, तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर जो आपको क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए नई वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल किसी नई क्लास में, किसी नई टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।